नमस्कार फ्रेंड्स, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन डू और डाई फॉर स्टडी चैनल। आज हम लोग करेंगे क्लास 8 इंग्लिश की हनी ड्यू बुक से चैप्टर नंबर 1 की वर्कशीट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, गिव आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें हम लोग कॉम्प्रीहेंशन चेक भी करेंगे, सारे क्वेश्चंस को करेंगे और हर एक पेज पर जो आए हुए हैं बुक में, और लास्ट के सारे क्वेश्चंस को करेंगे। तो आइए इनको देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कॉम्प्रीहेंशन चेक में दिया है आपके बुक में पेज नंबर 10 पर। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप। ऑथर ने जंक शॉप में क्या पाया। जंक शॉप कहते हैं कबाड़ी की दुकान को। तो आंसर है इसमें, द ऑथर फाउंड ए वेरी ओल्ड 19th century roll top desk in a junk shop. It was made of oak. It was a very bad condition. The roll top was broken into several pieces. One of the leg was clumsily mended and there were स्क्रॉच मार्क्स डाउन वन साइड। ऑथर ने ये पुराना सा जो रोल टॉप डेस्क था ये 19th सेंचुरी में पाया एक जंक शॉप पे, और ये मेड ऑफ ऑक था। ये ऑक की लकड़ी से बना हुआ था। ये बहुत ही बुरी कंडीशन में था और ये जो रोल टॉप डेस्क था वो कई जगहों से पीसेस में टूटा हुआ था और इसकी एक टांग जो थी बड़ी मुश्किल से जोड़ी गई थी और उस पर कुछ जले हुए निशान भी थे नीचे एक साइड में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what did he find in a secret drawer? Who do you think had put in it there? Answer is here, in a secret drawer of the roll top desk the author found a small tin box. It was in a black color. There was a piece of lined note paper sellotaped to its top. It had Jim's last letter, received January 25, 1915, to be buried with me when the time comes, written on it. Most likely it was put there by Mrs. Jim McPherson, who was Jim's wife. Her name and address were on the envelope inside the box. जो सीक्रेट ड्रॉवर था उसमें 3 ड्रॉवर थे उस रोल टॉप डेस्क में। तो जो थर्ड वाला बॉक्स था उसके अंदर जो था एक स्मॉल छोटा सा टिन बॉक्स था और उसमें एक लाइन नोट सेलो टेप से ऊपर एक पेपर चिपका हुआ था टॉप पर, और उसमें लिखा हुआ था कि ये जिम का लास्ट लेटर है। ये जनवरी 25, 1915 में मिला था, ये ऑथर को मिला था। तो उसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये जब भी लेटर मिले तो इसको मेरे साथ ही दफना दिया जाए। और ये जो लेटर था ये लिखा गया था जिम के द्वारा अपनी वाइफ को। जिम मैकफर्सन, उनका नाम था कॉनी। मिसेस जिम मैकफर्सन लिखा है, इसमें आप कॉनी भी लिख सकते हैं। एंड उसकी वाइफ थी वो, उनका नेम और एड्रेस जो था वो इन्वेलॉप के इनसाइड बॉक्स में लिखा हुआ था। ऊपर बाहर की साइड तो मिस जिम मैकफर्सन ही लिखा था, लेकिन अंदर की साइड डियरेस्ट कॉनी लिखा था। हु हैड रिटन द लेटर टू हुम एंड व्हेन? Jim McPherson had written the letter to his wife Connie McPherson on December 26, 1914. जिम मैकफर्सन ने ये लेटर लिखा था अपनी वाइफ कॉनी को दिसंबर 26, 1914, क्योंकि ये डेट उसमें लिखी हुई थी टॉप पर लेटर के कि ये इस दिन लिखा गया है। Now let's see the next question. Why was the letter written? What was wonderful thing that had happened? लेटर में ऐसा क्या क्यों लिखा हुआ था कि वंडरफुल थिंग जो हुई उनके साथ, कि ये एक वंडरफुल थिंग थी जो उनके साथ हुई। आंसर, जिम रॉट द लेटर टू टेल हिज वाइफ अबाउट द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड ऑन क्रिसमस डे। द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स वर engaged in war, yet on this day both the troops met in no man's land. It was a thing of wonder because right in the middle of the war, warring soldiers वर मेकिंग पीस। ये जिम ने लेटर में इसलिए अपनी वाइफ को बताते हुए लिखा कि एक वंडरफुल हुई क्रिसमस डे वाले दिन, क्योंकि ब्रिटिश और जर्मन्स जो लोग लड़ाई कर रहे थे, इंगेज थे, इस दिन दोनों लोग अपने सेना को लेकर के नो मैंस लैंड एरिया में आ गए थे। और वहाँ पर क्योंकि ये युद्ध के बीच हो रहा था और लड़ाई छोड़ करके वो लोग शांति से क्रिसमस डे को सेलिब्रेट कर रहे थे।
Now let's see the next question. What jobs did Hans Wolf and Jim McPherson have when they were not soldiers? जो हैंस वॉल्फ है ये थे जर्मन के कैप्टन, जर्मनी सेना के, और जैम जो थे मैकफर्सन ये थे कैप्टन ब्रिटिश सेना के। तो ये दोनों पहले क्या थे जब ये सोल्जर्स नहीं थे? तो जो हैंस वॉल्फ वॉज फ्रॉम डसेल्डॉर्फ, ये सेलो बजाते थे, यानी एक गिटार बजाते थे। ही प्लेड द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा। और जिम मैकफर्सन थे जो ये एक स्कूल टीचर थे फ्रॉम डॉर्सेट। डॉर्सेट जो है वो इंग्लैंड में है और डिसल्डॉर्फ जो है जर्मनी में है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. हैड हंस वुल्फ इवन बीन टू डॉर्सेट? व्हाई डिड ही से ही न्यू इट? क्या कभी हैंस वुल्फ जो थे वो डॉर्सेट गए थे? तो उन्होंने ये क्यों कहा कि वो इसको जानते हैं? आंसर, नो, हंस वुल्फ हैड नेवर बीन टू डॉर्सेट. ही हैड लर्नड ऑल अबाउट इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल्स एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश. नहीं, वो जो हंस वॉल्फ थे वो कभी डॉर्सेट उन्होंने नहीं देखा था. उन्होंने इंग्लैंड के बारे में जितनी भी चीज़ें वो जानते थे उन्होंने अपनी स्कूल्स में सीखी थी, स्कूल में से सीखी थी, और उन्होंने जो इंग्लिश की रीडिंग बुक्स थी उनसे सीखी थी. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. डू यू थिंक जिम मैकफर्सन केम बैक फ्रॉम द वार? हाउ डू यू नो दिस? क्या आपको लगता है कि मैकफर्सन युद्ध से वापस आए होंगे? ये आप कैसे जानते हैं? Answer, no, it is most likely that Jem McPherson did not come back from the war. In sellotaped note paper, it was written that the letter was Jim's last letter, and Connie McPherson did not receive any more letters from him. It indicates Jim McPherson's demise. The accident took place around the earlier part of the World War First, in which the Germans have been victorious, which implies the defeat of the British and demise of Jim McPherson. ये जो लास्ट लेटर था, क्योंकि ये उनका और सेलो टेप से नोट पेपर पे लिखा हुआ था कि दिस इज जिम्स लास्ट लेटर, और कॉनी को उसके बाद उनका कोई लेटर नहीं मिला. ये इंडिकेट करता है कि उनकी डेथ हो गई होगी और एक एक्सीडेंट हुआ होगा उनके साथ अर्लियर पार्ट में जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था उसमें. तो जो जर्मन थे उन्होंने युद्ध जीता था और ब्रिटिश को जो है हार का सामना करना पड़ा था. तो उसी युद्ध में जिक मैकफर्सन जो थे मैकफर्सन वो उनकी डेथ हुई होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई डिड द ऑथर गो टू द ब्रिडपोर्ट? ऑथर जो था ब्रिडपोर्ट में क्यों गया? द ऑथर वेंट टू ब्रिडपोर्ट बिकॉज दैट वॉज द एड्रेस वेयर मिसेज मैकफर्सन लिव्ड. द एड्रेस ऑन द लेटर रीड मिसेज जिम मैकफर्सन 12 Copper Beaches, Bridport and Dorset. He wanted to give that letter back to her. वो ऑथर जो था वो ब्रिडपोर्ट में क्यों गया? माइकल ये ब्रिडपोर्ट में क्यों गए ऑथर? तो ये वो इसलिए गए थे क्योंकि उस लेटर पर उनका एड्रेस लिखा हुआ था मिसेस मैकफर्सन का कि वो वहाँ रहती हैं. ये उनका एड्रेस था मिसेस जिम मैकफर्सन 12 Copper Beaches, Bridport and Dorset. तो वो लेटर उनको वापस देना चाहते थे. How old was Mrs. McPherson now? Where was she? मिसेस मैकफर्सन अब कितने साल की हो गई थी और वो इस समय कहाँ थी? मिसेस मैकफर्सन was 101 year old. She was in a nursing home in Burlington House on the Dorchester Road on the other side of the town. जो मिसेस मैकफर्सन थी, कॉनी थी, वो इस समय 101 ईयर की हो चुकी थी और वो नर्सिंग होम में रहती थी बर्लिंगटन हाउस में, जो कि डॉर्चेस्टर रोड पर था, उसी शहर के दूसरी साइड में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके पेज नंबर 16 पे हैं. हु डिड कॉनी मैकफर्सन थिंक हर विजिटर वॉज? जो मिसेस कॉनी थी मैकफर्सन थी उन्होंने क्या सोचा जो विजिटर आया था उनसे मिलने? तो कॉनी मैकफर्सन थॉट दैट हर विजिटर वॉज हर हस्बैंड जिम. जो कॉनी मैकफर्सन थी उन्होंने ये सोचा जो विजिटर आया है वो उनका हस्बैंड जिम है.
Which sentence in the text shows that the visitor did not try to hide his identity? कौन सा सेंटेंस टेक्स्ट से ये हमें दिखाता है कि विजिटर ने अपनी आइडेंटिटी यानी अपनी पहचान छुपाने की कोशिश नहीं की? The sentence which shows that the visitor did not try to hide his identity is, I explained about the desk, about how I had found it, but I did not think she was listening. ये बताता है ये सेंटेंस विजिटर ने की कोशिश नहीं की अपनी पहचान छुपाने की। उसने कहा कि मैंने जो डेस्क थी, रोल टॉप डेस्क, उसके बारे में बताया और उसको उसने कैसे पाया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था, मैं ऐसा सोचता हूँ कि वो मुझे नहीं सुन रही थी। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा सोचता हूँ कि वो सुन रही थी। नाउ क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम द चैप्टर। For how long do you think Connie had kept Jim's letter? Give reason for your answer. Answer is here. Connie must have kept Jim's letter for a long time. This is because she told the narrator how she read it quite often every day so that she could feel that Jim was near her. कॉनी ने लेटर जो था जिम का एक बहुत लंबे समय तक अपने पास रखा, क्योंकि वो नरेटर को ये बताती है कि वो रोज़ उसको पढ़ती हैं और वो पढ़कर ऐसा फील करती हैं कि जिम उनके बिल्कुल पास ही है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड व्हेन? आप क्यों सोचते हैं कि डेस्क जो थी वो बेच दी गई और कब? द डेस्क must have been sold when the house in which Connie Macpherson lived had caught fire. She was taken to a nursing home. All the burnt things must have been sold after that. जो डेस्क था वो उसको बेच दिया होगा क्योंकि जो उन कॉनी का मैकफर्सन का घर था जहाँ वो रहती थी, वहाँ आग लग गई थी, वहाँ पर आग ने उसको पकड़ लिया था और वो जो था उनको नर्सिंग होम में ले जाया गया था क्योंकि वो अकेली भी रहती थी और उनके साथ जो सारी चीज़ें थी जल गई थी और कुछ चीज़ें जो कम जली हुई थी तो उनको बेच दिया गया होगा उनके बाद, वहाँ से ले जाने के बाद। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई डू जिम एंड हंस थिंक्स दैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज टू रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स? डू यू एग्री? जिम और हंस क्यों सोचते हैं ऐसा कि जो गेम्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, वो एक गुड वे है जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको रिसॉल्व करने का? क्या आप इससे सहमत हैं? Jim and Hans thought that the games and sports are good ways to resolving conflicts because nobody dies in matches, no children are orphaned, no wives become widows. Due to these reasons, games are good way for resolving conflicts. Wars only lead to the death and devastation. जिम और जो हंस हैं, हंस वोल्फ, वो दोनों गेम्स और स्पोर्ट्स को इसलिए अच्छा समझते हैं, अच्छा रास्ता समझते हैं रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट के लिए क्योंकि उसमें मैचेस में कोई किसी की डेथ नहीं होती, कोई बच्चे अनाथ नहीं होते, किसी की वाइफ विधवा नहीं होती हैं। इसी कारण से गेम्स जो होते हैं बहुत ही अच्छा रास्ता है कॉन्फ्लिक्ट्स को रिसॉल्व करने का, क्योंकि युद्ध तो केवल विनाश की ओर और मृत्यु की ओर ही लेकर जाते हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। डू यू थिंक द सोल्जर्स ऑफ द आर्मीज आर लाइक ईच अदर or different from each other? Find evidence from the story to support your answer. क्या आप ऐसा सोचते हैं कि जो सोल्जर्स थे दोनों आर्मीज़ के वो एक दूसरे को पसंद करते थे, कोई दोनों में डिफरेंट नहीं था? इसमें स्टोरी में क्या एविडेंस हैं जिससे आप अपने आंसर को सपोर्ट करेंगे? द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज वर लाइक ईच अदर ब्लोज आर सम instances from the story to prove. Both the armies celebrated Christmas. Both the armies shared their food and spent time together in smoking, laughing, talking, drinking and eating. They played a football match and agreed that conflicts and disputes may be resolved by the football match. They agreed about the negative aspects of war and long peace. They exchanged carols and hope to unite with the families again. जो दोनों तरफ की फैमिली थी वो काफ़ी तरह से एक जैसी थी। वो किस तरह से? क्योंकि जो आर्मीज़ थी दोनों ने मिलकर के क्रिसमस डे को सेलिब्रेट किया और उन लोगों ने अपना खाना और समय शेयर किया। इसके साथ साथ उन्होंने स्मोकिंग की, साथ में लाफिंग, हंसे, बातचीत की, ड्रिंकिंग की, ईटिंग की और इसके अलावा उन्होंने फ़ुटबॉल मैच खेला और दोनों ही इस बात के लिए एग्री थे कि फ़ुटबॉल मैच से जो है कॉन्फ्लिक्ट्स को डिस्प्यूट किया जा सकता है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिसॉल्व किया जा सकता है। वो दोनों ही नेगेटिव जो एस्पेक्ट्स होती हैं वॉर की और शांति की, इस पे एग्री थे
और दोनों ने ही कैरोल्स कहते हैं गीत उनको एक्सचेंज किया और होप किया कि वो जो युद्ध के बाद ख़त्म होने के बाद दोनों ही अपनी फैमिलीज़ को वापस मिल पाएंगे. Now let's see the next question. Mention the various ways in which the British and the German soldiers become friends and find things in common at Christmas. Answer is here. The British and the German troops celebrated Christmas with each other. They enjoyed each other's food. All of them were smoking, laughing, talking, drinking and eating. Hans Wolff and Jim McPherson shared the cake Connie had baked. They talked about Bathsheba, Gabriel Sock, Sergeant Troy and Dorset. They even talked about the book they liked. Even they talked about Thomas Hardy. They agreed about everything. Both of troops played a game of football for which both Hans and Jim cheered, clapped hands and stamped feet. They also exchanged carols at night. In this way they celebrated Christmas together, finding a lot of commons between them. बहुत सी चीज़ें इन दोनों में कॉमन थी क्योंकि उन लोगों ने सेलिब्रेट किया क्रिसमस को, एन्जॉय किया एक दूसरे का फूड और साथ में स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग की. और दोनों ने कॉनी के द्वारा बनाया हुआ केक जो वो शेयर किया. इसके अलावा उन्होंने बैथशेबा और गैब्रियल ऑक और सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट के बारे में बात की. इवन उन्होंने बुक्स के बारे में बात की, जिन बुक्स को वो पसंद करते थे. अपनी फैमिली के बारे में बताया एक दूसरे को कि वो उनकी फैमिली में कौन है. दे एग्रीड एवरीथिंग. और उन्होंने फुटबॉल मैच भी वहाँ पर खेला. और जब वो खेल रहे थे तो उन्होंने जिम ने और हंस ने चीयर्ड किया, क्लैप्ड किया और अपने फीट को स्टैम्प किया. और उन्होंने रात को अपने कैरोल्स भी एक्सचेंज किए और इस तरह से उन्होंने क्रिसमस को साथ में मनाया. और एक जो बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो बिल्कुल कॉमन थी उन दोनों में. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ कॉनीज क्रिसमस प्रेजेंट? व्हाई इज़ इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड? कॉनी का क्रिसमस में क्या प्रेजेंट मिला उसको और ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट क्यों है? Answer is here. When the narrator came to see Connie and gave her the box, she mistook him for her husband Jim. She thought that Jim had come home for Christmas. This was Connie's Christmas present. It was the best Christmas present in the world for her because Jim had written in the letter that he would come home on Christmas. She had read that letter several times every day to feel that he was near her. Now that he was finally there with her, she was extremely happy. जब नरेटर ने कॉनी को देखा तो उन्होंने उनको वो बॉक्स दिया जिसको उन्होंने जो ऑथर को ही अपना हस्बैंड जिम समझ लिया था क्योंकि उन्होंने ऐसा सोचा. उस दिन भी वो क्रिसमस का ही दिन था और उनने भी ये बोला था जिम ने कि वो क्रिसमस के दिन घर वापस आएगा. तो कॉनी को यही कॉनी के लिए क्रिसमस का प्रेजेंट था. और ये बेस्ट इसलिए था क्योंकि जिम ने उस पर लिखा था कि वो क्रिसमस के दिन घर आएगा. और वो लेटर को बहुत बार काफ़ी मैनी टाइम्स उसने उसको पढ़ा हर दिन और वो फील करती थी कि जो जिम है वो उसके पास ही है. तो फाइनली और उसको ऐसा लगा कि जिम अब फाइनली उसके पास है तो वो बहुत ही खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज़ सुटेबल फॉर इट? कैन यू थिंक फॉर एनी अदर टाइटल्स? आपको क्या लगता है कि ये जो स्टोरी का टाइटल दिया गया है स्टोरी के लिए सुटेबल है? क्या आप इससे कुछ अदर सोचते हैं? येस, द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज सुटेबल फॉर इट. द स्पिरिट ऑफ द क्रिसमस इज अ थीम दैट प्रिवेल्स थ्रू आउट द स्टोरी. द मैसेज ऑफ क्रिसमस पीस एंड गुडविल टू ऑल इज ब्रॉट आउट टू क्लियरली through the story. It was on the Christmas day in the middle of the raging war that two warring troops made peace. The moment of peace that the soldiers shared with each other was the best Christmas present for them. Again, it was on a Christmas day that the narrator went to see Mrs. McPherson. He went to return her husband's letter to her. The letter was precious to her, but even more precious was her delusion that the narrator was her husband Jim,
who she believed had returned as promised on the Christmas day. This was the best Christmas present in the world for her. Suitable titles can be A Christmas Wish Comes True, Someday at Christmas, The Christmas Message. तो ये भी सुटेबल टाइटल्स हो सकते हैं इसके लिए. क्रिसमस डे भी सुटेबल है, बेस्ट प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. ये भी सुटेबल इसलिए है क्योंकि हर चीज़ जो स्टोरी में कही गई वो उसी मैसेज, उसी क्रिसमस डे के दिन हुई. हर एक इवेंट उसी दिन हुआ. क्रिसमस डे पे उन लोगों ने खाना वगैरह शेयर किया और युद्ध के बीच में शांति भरे माहौल में उन लोगों ने हर एक चीज़ की. अगेन दोबारा भी क्रिसमस डे वाले दिन ही जो नरेटर था वो मिसेस मैकफरसन को देखने जाता है, उनका लेटर देने को जाता है. तो ये लेटर उनके लिए बहुत ही प्रीसियस था, बहुत ही महंगा था. और नरेटर ये विश्वास करता है, क्योंकि वो विश्वास करती है कि जो उसका पति है जिम है वो क्रिसमस डे वाले दिन ही वापस आएगा. तो जो नरेटर है वो भी उसी दिन जाता है. तो इसलिए ये जो टाइटल है बहुत अच्छा है. लेकिन इसके अलावा हम लोग इसके लिए कुछ और टाइटल सजेस्ट कर सकते हैं. ए क्रिसमस विश कम्स ट्रू, सम डे एट क्रिसमस और क्रिसमस मैसेज. नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर. What does Tommy refer to? Dog, boy, British soldier, German soldier. Right answer is here British soldier. Option number C is correct here. Now let's see the next question. First World War was fought in 1914 to 1918 between Indians and Pakistanis, Nepalis and Indians, American and Indians, British and Germans. Right answer is here option number D, British and Germans. Now let's see the next question. The roll top decks was damaged due to water and fire. Someone has broken it badly. Sun, storm. Right answer is here water and fire. Option number A is correct here. Now let's see the next question. How many drawers were in roll top desk? 2, 3, 4, 5. Right answer is here option number B, 3. Now let's see the next question. On which dated the author Michael Morpurgo found or received Jim's last letter? January 25, 1915. Right answer is here option number A. Now let's see the next question. In the middle of war, where was Christmas Day was celebrated by the armies of British and Germany? No Man's Land. Option number A is correct here. Now let's see the next question. What do you mean by fridge? A name of British soldier, a name of German soldier, a name of cold drink, all of these. Right answer is here a name of German soldier. Option number B is correct. Now let's see the next question. Who said, I am from Dusseldorf, I play the cello in orchestra, Happy Christmas? Right answer is here option number A, Hans Wolf. Option number A is correct. Now let's see the next question. In the letter, Captain Jim Macpherson wrote, Dearest Connie, who is she? His friend, his sister, his wife, his daughter. Right answer is here option number C, his wife. Now let's see the next question. How many years old Connie was when the author met her? 40 years, 101 years, 100 years, 60 years. Right answer is here 101 years old. Favorite game of British is cricket and favorite game of Germans is football. Now let's see the right opposite of expensive, inexpensive, morning, evening, nothing, everything, one, loss, soon, later, hope, hopelessness or doubt, long, short, unwillingly, willingly, favorite, disliked and unfavorite, inside, outside. Thanks for watching. वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें. चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें. साथ ही बेल